नमस्कार, मैं काम्या शर्मा। करंट क्राइम स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ हैं राजीव चड्ढा जी, जो कि एक जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय पीपीपीआईआई गुरु हैं। स्वागत है सर आपके आज का इस पॉडकास्ट में। अब हम बात करेंगे भारत सरकार की एक नई पॉलिसी जिसका नाम है हमसफ़र। सर मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि ये हमसफ़र पॉलिसी है क्या? आप हमारे दर्शकों को बताइए। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बात को कहना चाहूँ तो हम सब लोगों ने देखा होगा, जब हम यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं तो मुरथल नाम की एक जगह आती है जहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की जगह हैं। लोग वहाँ रुकते हैं और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा अच्छा खाना एंजॉय करते हैं और फिर आगे की तरफ अपने सफ़र में बढ़ जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है अभी, जिसको हम हाईवे टूरिज़्म कहते हैं, वो अभी भारत में एक ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। वो खाना किस तरह का सर्व होता है, इसको कोई नहीं जानता। वहाँ पे हाइजीनिक सिचुएशन, जितने ढाबे हैं उनमें क्या हाइजीन की सिचुएशन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने यात्री हैं जो कि रोड पे सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाए जिसका नाम उन्होंने हमसफ़र रखा है। मेरा अगला सवाल ये है सर आपसे कि हमसफ़र पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या वजह रही है इस पॉलिसी को भारत में लाने की? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। जी। फरवरी 2023 के अगर हम आंकड़े देखें तो भारत में करीब करीब 1,45,155 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवेज हैं और इसमें से 52% यानी कि 75,952 किलोमीटर 2 लेन की रोड्स हैं और 34,942 किलोमीटर यानी कि 24% जो है 4 लेन हाईवेज हैं और 7,078 किलोमीटर यानी कि 5% जो है 6 लेन या उससे ज़्यादा की हाईवे है। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ कि भारत में रोड नेटवर्क एक विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है और ऐसा माना जाता है कि भारत का रोड नेटवर्क कुछ समय में विश्व के सबसे बड़े रोड नेटवर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी रोड नेटवर्क के होते हुए हमको अपने जो यात्री हैं रोड से ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ यात्री नहीं जो कि कार से जाते हैं, बल्कि ट्रकर्स हैं जो कि ट्रक में सामान लेके जाते हैं, बसेस हैं, बस में लोग भारी मात्रा में कम्यूट करते हैं। इन सब लोगों को सुविधा देने की भारत सरकार ने एक ज़रूरत समझी ताकि उनका रोड एक्सपीरियंस और अच्छा हो। मैं अपने समय को देखूं, कुछ समय पहले, आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो जब हम ट्रैवल करते थे तो सड़क के ऊपर शौचालय मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। जी। लेकिन अब इस हमसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत ना सिर्फ अच्छा साफ़ सुथरा शौचालय, बल्कि रेस्ट रूम्स, खाने पीने की जगह, रेस्टोरेंट्स, छोटे बच्चों को देखने की सुविधाएं, क्रेच जिसे हम कहते हैं, और पेट्रोल गाड़ी की देखभाल करने के लिए जो है एक स्टेशन जो है सर्विस स्टेशन है। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने दी हैं। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे हमारी रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों को अपने रोड नेटवर्क को यूज़ करने वालों को सुविधा भी और ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत इंटेलिजेंसी से आपने आंसर दिया सर। अब मैं बात करूँगी कि जो हमसफ़र पॉलिसी है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या-क्या बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को लाभ दे सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को इसके बेनिफिट्स भी बताइए। हाँ, बेनिफिट्स का तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है, जो कम्यूटर्स हैं जी। उनको सुविधा मिल रही है।
इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपने बात कही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं 3 भाग में मैं बांटता हूँ। पहला भाग तो जो है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि जिसने की सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छा साफ़ सुथरा, अगर हम रोड ढाबा कह लें या रेस्टोरेंट कह लें या वर्कशॉप कह लें या क्रैच कह लें या रेस्ट रूम कह लें, वो प्रोवाइड करना ये उसकी जिम्मेदारी है। यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की है। जो कि यूज़र्स हैं, मैंने कहा उनको बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्विस को समय समय पर रेट करेंगे। और तीसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ जिसे हम कहते हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो ये बना रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनको मॉनिटर करना, ये देखना कि उनमें जो मापदंड उन्होंने रखे हैं वो सारे मापदंड सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनका उद्देश्य जो है, अपने जो यूज़र्स हैं, रोड को इस्तेमाल करने वाले जो कम्यूटर्स हैं, फ़ायदा पहुंचाना है। तो क्या वो फ़ायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, तो समय समय पर वो मॉनिटर करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि तीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला जो रोड यूज़र्स हैं, दूसरा जो मिनिस्ट्री और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि इस स्कीम को फ्लोट कर रही है, और तीसरा जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि जगह जगह पर जो ये चीज़ें बनेंगी, जिसे मैं कहूँगा कि रेस्टोरेंट्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्राम गृह है, उनको जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी अलग है। तो ये इसका बेनिफिट भी है और इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बांटी हुई। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि आपने क्या इससे पहले कोई इंटरनेशनल पॉलिसी पे काम किया है? हाँ, मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी हाल ही में मैं बीमस्टेक का एक वर्कशॉप करके आया हूँ 3 दिन का। जी। तो बीमस्टेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये इसके हिस्सा है। यानी कि एक पूरा एक रीजन जो है, इंडिया का जो रीजन है उसमें, तो उसमें जो ये वर्कशॉप थी ट्रांसपोर्ट के ऊपर थी, तो वहाँ पर थाईलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक सिमिलर पॉलिसी, हम सफ़र से बिल्कुल मिलती जुलती पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने थाईलैंड के अंदर अपने रोड नेटवर्क के अंदर कैसे उस पॉलिसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और क्या उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। तो वो पॉलिसी देखकर और उनका प्रेजेंटेशन देख के मुझे अपना हम सफ़र पॉलिसी की याद आई। जी जी। और एक चीज़ और सर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाहर की पॉलिसी और यहाँ की पॉलिसी में क्या अंतर होता है? हाँ, ये जैसे थाईलैंड की पॉलिसी में देखूँ जी, और उसको अपनी हम सफ़र पॉलिसी से मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे कई चीज़ें जो हैं थोड़ा डिफरेंस नज़र आया दोनों पॉलिसीज़ में, थाईलैंड की और इंडिया की पॉलिसी में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस था, ग्रीनरी का यूज़ करने का था, वो था। यानी कि उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ था कि इतना एरिया मिनिमम जो है वो ग्रीन रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। यानी कि जितनी वहाँ पे बिजली सप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी सोलर एनर्जी से सप्लाई हो रही है। हालांकि हमारी जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार भी इन दो चीज़ों का ध्यान रखती, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड अल्टरनेट एनर्जी, and also having a more green environment for the various products that they are making, तो बहुत अच्छा होता। तो ये डिफरेंस है दोनों पॉलिसीज़ में। हालांकि रोड साइड कियोस्क वगैरह बन रहे हैं, उनको देखने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा कि हम अपने दर्शकों को भी 1-2 फोटोग्राफ के माध्यम के थ्रू उनको दिखाएं। जी बिल्कुल। जी।
सर मेरा आपसे एक और सवाल है जी कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस सर्विस को ठीक से नहीं दे पाते जी और क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल। इसमें इस पॉलिसी में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि लगातार उनकी जो सर्विसेज हैं वो मॉनिटर करेगा। जो फीडबैक यूज़र्स हैं वो जो है फीडबैक दे सकते हैं। जी। इसके अंदर ऐप्स हैं, ऐप्स के थ्रू जाके भी यूज़र्स जो हैं वो फीडबैक दे सकते हैं। और जो साइट है जहाँ पे ये कियोस्क वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे मैंडेटरीली एक बूथ बना होगा जिस पे जाके जो यूज़र्स हैं वो सर्विस की फीडबैक दे सकते हैं। तो जी। यानी कि उनके पास ऑप्शन है कि वो ऐप पे भी जाके रेटिंग दे सकते हैं, या जहाँ बूथ बना हुआ है साइट पे, वहाँ बूथ के ऊपर भी जाके वो रेटिंग दे सकते हैं। और अगर किसी की रेटिंग गिरती है तो उसका पहले तो फीडबैक दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर को कि देखिए ये आपकी सर्विस के अंदर कमी आ रही है, आप इसको इम्प्रूव करिए। और अगर सर्विस वो लोग फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पाते तो उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। जी। तो एक डेटरेंट है सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर कि उनको कॉन्टिन्यूसली अपनी सर्विस को अच्छा रखना है, और उसका एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज़्म भी बनाया हुआ है सरकार ने। जी, मैं जी यही जानना चाहती थी सर आपसे और अपने दर्शकों को जी जनवाना चाहती थी कि क्या इसमें कोई पेनल्टी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती जी है अगर सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड ना हो पाए? जी जी राजीव सर, मेरा आज आपसे एक और आखिरी सवाल है। जो आज हमने ये पॉडकास्ट किया है उसका क्या उद्देश्य है, जो आप हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में समझाइए? जी जी बिल्कुल। तो देखिए, जो पॉडकास्ट हमने किया, इसका सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि हम अपने दर्शकों को जो ये नई स्कीम आई है, जी। हमसफ़र पॉलिसी जिसे हम कह रहे हैं, NHAI और मॉर्थ की, उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे कि ये नई पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं जो रोड कम्यूटर्स हैं उनको मिलने जा रही हैं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा, हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अपना बिजनेस है, वो लोग या तो अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या ऑलरेडी उनके हाईवे पे रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबा हैं, तो वो अपना अगर बिज़नेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमसफ़र पॉलिसी में वो लाइसेंस लेके अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, जो कि अलग अलग जगह पे ये कियोस्क, ढाबे या रेस्टोरेंट्स या आपके सर्विस स्टेशंस या क्रेच खुलने जा रहे हैं, उसके अंदर अपनी भागीदारी कर सकते हैं। मैंने आपको रूट लेंथ के बारे में बताया कि भारत में कितनी बड़ी रूट लेंथ है, और शायद ये विश्व की सबसे बड़ी रूट लेंथ भी हो सकती है। तो हर 40 से 60 किलोमीटर के बाद इस तरह के जो हमसफ़र कियोस्क हैं वो बनने जा रहे हैं, और बहुत बड़ी ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। तो ना सिर्फ इसमें सुविधा लोगों को मिलेगी, बल्कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी हम देख सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि ये जो नई पॉलिसी है, इसमें अभी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। जी। तो हम चाहते थे कि अपने दर्शकों को ये एक पॉलिसी, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी PPP मोड में है, जिसमें इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, तो ये एक PVP मोड में ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हम अपने दर्शकों को इस पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहे थे। और अगर आप में से कुछ लोग और ज़्यादा अधिक जानकारी इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो वो मेरे ईमेल ID पे मेल भेज सकते हैं, या मेरे स्टाफ से कांटेक्ट करके मुझसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंटेलिजेंस आंसर्स एंड थॉटफुल थॉट। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के, और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, योर फ्यूचर ग्रोथ, जो भी आपके थॉट्स हैं, एंड वो फ्यूचरली एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू much, सो sir. मच। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है NHAI ने, और इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो वेंडर है उसको अप्लाई करना है हमसफ़र पोर्टल या ऐप के ऊपर, और अपनी एप्लीकेशन, एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है, वो भरनी है। इसके बाद
डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर वेरिफिकेशन करेगा। थर्ड पार्टी है, एजेंसी है ये, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, 5 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगी स्टेटस क्या है। अगर कोई मिस्टेक्स हुई तो विद इन 5 डेज ये इन्फॉर्म किया जाएगा वेंडर को। इसके बाद साइट इंस्पेक्शन विजिट होगी, जो कि थर्ड पार्टी करेगी, और फैसिलिटीज और सर्विस जितनी हैं उनको इवेल्युएट किया जाएगा। इसका भी क्राइटेरिया जो है प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है NHAI ने, और इसमें वेरिफिकेशन का जो निष्कर्ष है वो 30 दिन के अंदर अंदर कंफर्म किया जाएगा डॉक्यूमेंट से कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्टी एजेंसी रजिस्ट्रेशन इशू करेगी हमसफर पॉलिसी के अंडर, और ये डिसीजन जो है फाइनल होगा। ये सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन डिजिटल होगा। जितने भी वेंडर्स ऑनबोर्ड किए जाएंगे उनको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाएगा, और ग्रेडिंग के हिसाब से उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिडिटी भी उस हिसाब से होगी, यानी कि ग्रेड 1 फैसिलिटी जिनको दी जाएगी उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो 2 साल का होगा। ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा इसका रिन्यूअल भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी एजेंसी रिन्यूअल के टाइम पे रिन्यूअल एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, और का रिन्यूअल भी कर सकती है। और ये प्रोसेस कम से कम 30 दिन पहले जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस इशू किया गया है उससे पहले ये स्टार्ट होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है।